Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the online NMD CAT session of Stars Academy Head Office, Johor Town. Today we are going to discuss alkyl halides, alcohols and phenols, which according to PMC syllabus is unit number 15 and 16. So let's get started. Here is the first question. The reaction of methyl bromide with potassium hydroxide इन वाटर प्रोड्यूसेस। तो आप मिथाइल ब्रोमाइड को रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। यू हैव मिथाइल ब्रोमाइड एंड इट रिएक्ट्स विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। आप जानते हैं कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, अगर आप इसे अल्कोहल की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं तो it causes beta elimination, whereas in case of water it carries out substitution reaction। यानी कि ये जो OH ग्रुप है ये Br को कर देगा रिप्लेस और यहाँ पर आपको मीथाइल अल्कोहल हासिल होगी, जैसा कि मैंने क्लास में डिस्कस किया था। सो द राइट ऑप्शन हेयर विल बी डेल्टा ऑप्शन मेथानोल। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम और ईथर टू फॉर्म एल्केन्स। द रिएक्शन इज कॉल्ड। तो सोडियम या ईथर के साथ जो रिएक्शन होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वुड्स रिएक्शन है, जिसमें सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं। यूजुअली हम उन्हें सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो द राइट आंसर हेयर विल बी अल्फा ऑप्शन वुड्स रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। For tertiary alkyl halide, the first step involved is the same in। तो tertiary alkyl halides अगर कभी रिएक्शन करें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए tertiary alkyl halide, ये दो तरह से रिएक्शन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल tertiary ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये दो तरह से रिएक्शन कर सकता है। एक तो ये बीटा एलिमिनेशन दे सकता है, दूसरा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। दोनों ही हालतों में जो पहला स्टेप है यहां पर, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। इस तरीके से कार्बोकैटाइन बनता है और फिर आगे जाकर या तो वो बीटा एलिमिनेशन दे देता है E1 मैकेनिज्म या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है SN1 मैकेनिज्म, बट द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इज द सेम एंड दैट इज E1 एंड SN1 दोनों के अंदर जो पहला स्टेप है वो सेम हो जाता है। तो द राइट आंसर हेयर वुड बी डेल्टा ऑप्शन E1 एंड SN1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द SN2 रिएक्शन रेट। SN2 रिएक्शन का जो रेट है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन concentration of alkyl halide and concentration of nucleophile। so दो चीजें उस पर असर डालती हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। डेफिनेटली ये बात भी गौरतलब है कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के इस तरफ दो चीजें हैं, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, ये तो असर डालते हैं। और हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, वो यहाँ पर एक फैक्टर है। तो इट शुड अफेक्ट, और ये अफेक्ट करेगा और अफेक्ट करना भी चाहिए इसे। एक तो ये बात सही हो गई। साथ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन वैसे मैं बता दूं हाइड्रोजन ना कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता, तो उसका तो कोई असर नहीं पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन का किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन पर। इसी तरीके से चार्ली ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी कभी असर नहीं डालती, हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा। डेल्टा ऑप्शन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा। फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, तो कार्बोकैटाइन जो होता है ना जी, कार्बोकैटाइन बनता है E1 और SN1 के अंदर। E1 और SN1 में बनता है कार्बोकैटाइन, लेकिन जो SN2 रिएक्शन है उसमें कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी कोई असर नहीं डालती। तो फिर अगर SN2 रिएक्शन की बात की जाए तो फैक्टर्स जो असरअंदाज कर होते हैं वो है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, साथ दो फैक्टर्स और हैं जो असर डाल सकते हैं, और वो फैक्टर हैं टेम्परेचर
आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है, तो वो एक और फैक्टर है जो कि जिसका सोर्स जो है वो केमिकल काइनेटिक्स में है। लेकिन यहाँ पर उसे मिलाकर हमने आगे एक सवाल में पूछा भी है, ताकि थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग आप इस डायरेक्शन में करें कि कई दफ़ा किसी और चैप्टर का कोई कंसेप्ट भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कि जिसे आप कहते हैं रेट कांस्टेंट, वो अलग अलग होता है। तो SN2 रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डाल सकती है। अगर रेट कांस्टेंट कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, रेट कांस्टेंट ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी हिसाब से ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनके मैंने बात की, ये आउटसाइड फैक्टर्स हैं, यानी कि ये इस चैप्टर में तो नहीं डिस्कस हुए, लेकिन रेट पर क्योंकि वो असर डालते हैं इसलिए वो यहाँ पर असर डालेंगे। तो फिलहाल जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं उनके हिसाब से राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर असर डाल रही है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Which one of the following will be present at the position of letter B? आप देख सकते हैं कि अल्फा ऑप्शन में अल्कोहलिक KOH ऐड किया गया है इथाइल ब्रोमाइड में। ये है इथाइल ब्रोमाइड और आप उसे ट्रीट कर लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। हमने थोड़ी देर पहले बात की कि अल्कोहल जो है वो बीटा एलिमिनेशन करवाता है और बीटा एलिमिनेशन से बनती है ईथीन, और ईथीन को फिर मिलाया जा रहा है, ए पर ईथीन बन गई, उसे मिलाया जा रहा है हाइड्रोजन से, यानी कि रिडक्शन करवाई जा रही है। कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का। तो यहाँ पर जब आप उसकी रिडक्शन करवाएंगे तो उससे हाइड्रोजन और प्लाटिनम की मौजूदगी में बन जाएगा ईथेन, यहाँ पर ईथेन बन जाएगा। तो द राइट आंसर हेयर शुड बी डेल्टा ऑप्शन ईथेन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन SN2 रिएक्शन विच सॉल्वेंट इज मोर फेवरेबल? आप जानते हैं कि SN2 रिएक्शन यूजुअली नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है, और अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो फिर चीज़ें कार्बोकैटाइन का बनना आसान हो जाता है, और फिर SN2 की जगह SN1 रिएक्शन ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन होता है एल्काइल हैलाइड के लिए। तो याद रख लें कि SN2 रिएक्शन मोर फेवरेबल है इन अल्फा ऑप्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एन अमाइन इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड है और उसे आपने अमोनिया से मिलाया है। देखें ज़रा, C2H5Br, सॉरी यहाँ पर Br है या I हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकता है, यहाँ पर हमने I लिखा है, लेकिन Br हो तब भी सेम ही रिएक्शन होगा। तो अगर आप उसे मिला देते हैं अमोनिया से, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है C2H5NH2, ये बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ देख सकते हैं आप कि अमोनिया जो कि अटैक कर रहा है, अमोनिया जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, और जो डिपार्ट कर रहा है चाहे वो आयोडीन हो चाहे ब्रोमीन हो, वो एक लिविंग ग्रुप होता है। यानी कि अटैक ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप हो रहा है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आता है और लिविंग ग्रुप चला जाता है विच इज अगेन ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एंड यू कैन से दैट इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज शोन बाय डेल्टा ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड विद कार्बन एटम्स। अच्छा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो हम जरा बना लेते हैं। आइसोब्यूटेन पहले हमें ड्रॉ करनी चाहिए। ये देखें जरा, ये है आइसोब्यूटेन, इस तरह आइसोब्यूटेन होती है। हाइड्रोजन मैंने पूरे नहीं किए क्योंकि मैंने उसे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। अच्छा, आइसोब्यूटेन से मैं बना रहा हूं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में फंक्शनल ग्रुप यानी कि ब्रोमीन के साथ जो कार्बन लगा है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं,
और ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? आपको नजर आ रहा है कि ये वाला कार्बन आगे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा अल्फा ऑप्शन 1। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। रेट ऑफ इवन रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन। आप जानते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ये देखें एल्काइल हैलाइड्स, मैं इसी पॉइंट से एलेबोरेशन कर लेता हूं। तो हमने ये कहा है कि जो E1 रिएक्शन है ना, वो फॉलो करते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ये देखें टर्शरी एल्काइल हैलाइड, और जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो जब रिएक्शन करते हैं E1 या SN1 दोनों में से किसी से भी रिएक्शन करते हैं, तो उनका जो पहला स्टेप होता है ना जी, वो है कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन, और वो स्लो स्टेप होता है। रिएक्शन काइनेटिक्स में आप ऐसा देख चुके हैं कि जो स्लो रिएक्शन होता है, इट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फिर किस पर डिपेंड करेगा? स्लो रिएक्शन पर। और स्लो रिएक्शन में हमें जो एल्काइल हैलाइड है वो तो नजर आ रहा है, लेकिन कोई भी न्यूक्लियोफाइल नजर नहीं आ रहा, तो फिर हम कहेंगे कि अल्फा ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वो तो असर डालेगी, डेफिनेटली डालेगी, ये वाली चीज तो असर डालती है। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जब यहां पर स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, तो फिर जो रेट इक्वेशन है उसके अंदर भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां रेट इक्वेशन लिखूं तो उसमें ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये माइनस हो जाएगा, यानी कि रेट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा होगा एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। साथ ये जो टेम्परेचर है ये भी असर डालेगा, क्योंकि टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालता ही है। और ये रेट ऑफ कांस्टेंट, ये इसीलिए मैंने पहले पिछले वाले रिएक्शन में बता दिया था कि ये चीज भी असर डाल सकती है। तो रेट कांस्टेंट असर डालेगा, टेम्परेचर असर डालेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट असर डालेगी E1 रिएक्शन पर, और जबकि जो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन है वो असर नहीं डालेगी। सो द राइट आंसर हियर वुड बी बीटा ऑप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट स्टार्टिंग मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू फॉर्म इथाइल मिथाइल ईथर थ्रू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स से हम बनाना चाह रहे हैं इथाइल मिथाइल ईथर। क्या फार्मूला है इथाइल मिथाइल ईथर का? देखें जरा, CH3OC2H5, ये है इथाइल मिथाइल ईथर। इसे मैं तैयार करना चाह रहा हूं। स्टार्टिंग मटेरियल देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो मैं मेथानोल को अगर इस्तेमाल कर लूं, उसकी डिहाइड्रेशन कर लूं, या फिर मैं एथानोल इस्तेमाल कर लूं और उसकी डिहाइड्रेशन कर लूं, या फिर मैं मेथानोल और एथानोल का मिक्सचर इस्तेमाल कर लूं। 3 रास्ते मेरे पास हैं। जो ईथर्स है ना, वो किस तरह बनती हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स से। डिहाइड्रेशन अगर मेथानोल की करवाई जाए, सिर्फ मेथानोल हो आपके पास और कुछ ना हो, तो फिर जो डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट होगा ना जी, वो होगा डाई मीथाइल ईथर। एक हो गई बात, सही है जी, क्योंकि मेथानोल में सिर्फ CH3 ही हैं, कोई C2H5 नहीं है। इसी तरीके से जो एथानोल है, इथाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं, अगर उसकी डिहाइड्रेशन की जाए तो उससे सिर्फ और सिर्फ डाई इथाइल ईथर बन सकता है, क्योंकि उसमें कोई भी मीथाइल ग्रुप अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इथाइल मीथाइल ईथर बने, यानी कि ईथर के एक साइड पर और दूसरी साइड पर डिफरेंट ग्रुप लगे हों, तो फिर आपको जो स्टार्टिंग अल्कोहल यूज करनी है वो भी 2 अल्कोहल यूज करनी पड़ेंगी, यानी कि मिक्सचर ऑफ मीथाइल एंड इथाइल अल्कोहल, जिससे ये ऑप्शन है। ऑप्शन देखें जरा, ये ऑप्शन आगे भी इस्तेमाल होने वाले हैं। ऑप्शन क्या है कि मीथाइल अल्कोहल और मीथाइल अल्कोहल के दोनों यूनिट आपस में मिल जाएं। अगर वो 2 यूनिट आपस में मिलते हैं तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो डाई मीथाइल ईथर बन जाएगा। अगर इथाइल अल्कोहल के 2 यूनिट आपस में मिल गए पहले की तरह, तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर। और अगर दोनों ने आपस में रिएक्शन कर लिया
तो फिर जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए है मीथाइल इथाइल ईथर वो बन जाएगा। सही है जी, इस तरह है। तो ये पॉसिबिलिटीज मेरे पास मौजूद हैं। तो कहता है व्हाट स्टार्टिंग मटेरियल्स कैन बी यूज टू फॉर्म इथाइल मीथाइल ईथर। जब भी मिक्स्ड ईथर बनानी होगी, याद रख लें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मिक्स्ड ईथर बनानी होगी तो हमेशा आप डिफरेंट अल्कोहल्स इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंट अल्कोहल्स इस्तेमाल करेंगे तो फिर मिक्स्ड ईथर बनेगी, साथ बाकी दो की पॉसिबिलिटी भी रहेगी। बाकी दो भी बन सकते हैं, मिक्स्ड ईथर भी बन सकता है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग मटेरियल सिर्फ एक अल्कोहल यूज की है तो उससे सिर्फ एक ही तरह की ईथर बनेगी, मिक्स्ड ईथर नहीं बनेगी। वर्ड मिक्स्ड ईथर जो है वो शायद आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जो ईथर है ओ, उसके दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं अगर वो डिफरेंट है, मीथाइल इथाइल डिफरेंट ग्रुप है, इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड ईथर कहते हैं, या फिर इसे अनसिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। तो जनाब ये जो है ना, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। जबकि अगर ईथर के दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप होंगे तो उसे सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे, यानी कि दोनों साइड पे ग्रुप जो हैं वो सेम है। ये इंफॉर्मेशन आपने यहां याद रखनी है। फिलहाल 10th क्वेश्चन में राइट ऑप्शन शुड बी चार्ली, मिक्सचर ऑफ मीथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जी। ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर। तो 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जो हमारा कंपाउंड है ना, इस बात का समझने की ज़रूरत ये है कि इसमें 2 मोनोक्लोरो आइसोमेरिक डेरिवेटिव से मुराद ये है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें ऑप्शन सिर्फ 2 तरह के कार्बन्स का है, उसमें सिर्फ 2 तरह के कार्बन्स हैं और उन 2 तरह के कार्बन्स पर अगर एक पर क्लोरो लग जाए और दूसरे पर क्लोरो लग जाए तो दोनों जो है वो आइसोमर्स बन जाएंगे। बात को समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेंजीन की पहले, फिर मैं एलेबोरेट करूंगा एन ऑक्टेन को और आखिर पर फिर हम देख लेंगे चार्ली ऑप्शन, देखते हैं कि उनमें से सही आंसर कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, तो ये है बेंजीन का मॉलिक्यूल, इसमें 3 अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हैं और इसमें अगर मैं क्लोरो इंट्रोड्यूस करवाता हूं तो सारे के सारे पोजीशंस जो हैं दे आर अलाइक, और जब सारी पोजीशंस अलाइक हैं तो किसी भी पोजीशन पर क्लोरो लग गया तो वो क्लोरो बेंजीन ही बनेगी। यानी कि यहाँ पर 2 तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बन सकते, सिर्फ एक ही तरह का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा और वो ये है। दूसरी तरफ मैं मिसाल ले लेता हूं एन ऑक्टेन की और एन ऑक्टेन के डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करता हूं। एन ऑक्टेन में CH3 CH2 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 CH2, ये हमारे पास 5 कार्बन हो गए, CH2 6 7 और 8 कार्बन है यहां पर। अच्छा आप जरा देखें कि इनमें से कहां कहां पर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो सकती है। अगर क्लोरीन यहां सब्स्टिट्यूट हो जाए तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो ऑक्टेन। अगर यहां सब्स्टिट्यूट हो जाए तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो ऑक्टेन। यहां सब्स्टिट्यूट हो जाए तो ये बन जाएगा 3 क्लोरो ऑक्टेन, और यहां सब्स्टिट्यूट हो जाए तो ये बन जाएगा 4 क्लोरो ऑक्टेन। यानी कि अगर क्लोरीन का एक एटम एन ऑक्टेन के मॉलिक्यूल में सब्स्टिट्यूट होगा तो वो 1 क्लोरो ऑक्टेन बना सकता है, 2 क्लोरो ऑक्टेन बना सकता है, 3 क्लोरो ऑक्टेन बना सकता है, 4 क्लोरो ऑक्टेन बना सकता है। अगर वो 5 पर आ गया तो फिर आप इधर से नंबरिंग शुरू कर लेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है कि जहां से नंबरिंग करीब पड़ रही हो वहां से, ब्रांच जहां से या सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है वहां से आप नंबरिंग करते हैं, तो फिर वो भी 4 क्लोरो ही बनेगा। तो 4 तरह के मोनो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स जो हैं, मोनोक्लोरो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स एन ऑक्टेन से बन सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम चार्ली ऑप्शन देखें 2 मिथाइल प्रोपेन, तो उसके हालात क्या हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन देखें, CH3 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 और यहां पर हाइड्रोजन है। 2 मिथाइल प्रोपेन देखें यहां पर कितनी तरह के कार्बन हैं। एक कार्बन वो हैं जो CH3 हैं, CH3 हैं, CH3 हैं।
अगर आप यहाँ पर किसी पर भी क्लोरो लगा दें तो इधर क्लोरो लगाएंगे तो भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इधर क्लोरो लगा देंगे तो भी आप चेन सेलेक्ट करेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इधर आप लगा देंगे तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि इन तीनों CH3 में से किसी जगह भी एक क्लोरो लगाएंगे तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ही बनेगा। एक प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, अगर आप ये वाला हाइड्रोजन हटा दें, अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि इस प्रोडक्ट से, इस मॉलिक्यूल से 2 मिथाइल प्रोपेन से दो ही प्रोडक्ट फिजिबल हैं। एक प्रोडक्ट का नाम है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और दूसरे का नाम है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सही होगा जी बात। और यही दो प्रोडक्ट यानी कि दो टाइप के मोनोक्लोरो आइसोमेरिक प्रोडक्ट यहाँ से फिजिबल हैं। अगर आप डेल्टा ऑप्शन देखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन तो उसके अंदर भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो मिलेंगे। मैं नाम बोल देता हूँ, 1 क्लोरो है, 2 मिथाइल पेंटेन हो सकता है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन हो सकता है, तो यहाँ पर 3 क्लोरो हो सकता है 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो फिजिबल हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा मोनोक्लोरो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स वहाँ पर भी फिजिबल हैं। तो राइट आंसर हेयर इन आवर केस इज चार्ली ऑप्शन 2 मिथाइल प्रोपेन। आप ड्रा कर सकते हैं डेल्टा ऑप्शन के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार। 12th क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन इथाइल आयोडाइड है और उसे अल्कोहलिक KOH से मिलाया है, A बना है और A को आपने मिलाया है HBr से, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये ना काफ़ी हद तक यहाँ पे सिमिलर नज़र आ रहा है इथाइल आयोडाइड वाला रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इथाइल आयोडाइड जो है ये वाला रिएक्शन गौर करें ज़रा। इथाइल आयोडाइड है, उसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से मिलाया अल्कोहल में, एल्कीन बनेगी। तो ये बिल्कुल इथाइल ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, हेलोजन से फर्क नहीं पड़ता। हेलोजन कोई भी हो, चाहे वो ब्रोमीन है चाहे वो आयोडीन है, जो प्रोडक्ट है अगर आप अल्कोहलिक KOH से मिलाएंगे तो बीटा एलिमिनेशन होगी और बीटा एलिमिनेशन से एल्कीन ही बनती है। अच्छा, अब इस एल्कीन को आपने मिलाया है HBr से। चलें एल्कीन को HBr से मिला लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है। जी जनाब, एल्कीन से मिला लिया, HBr से मिला लिया। HBr ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड वाला रिएक्शन चल रहा है और यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ चली जाएगी और हेलोजन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ चली जाएगी। हाइड्रोजन और हेलोजन इधर और इधर, तो ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड के ऑप्शन में है। जी हाँ, हमारे पास अल्फा ऑप्शन है इथाइल ब्रोमाइड। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया टू गिव। अच्छा, एल्काइल हैलाइड मेरे सामने ये देखें, ये लिखा हुआ है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को मैं अमोनिया से मिला रहा हूँ, इथाइल अमीन बन रहा है। इस बात पर मैं थोड़ी सी आपकी रोशनी जना और डालना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन इसको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है। तो दो रास्ते ना आपने ध्यान में रखने हैं। एक, ये रिएक्शन जो है ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड जब अमोनिया से मिलता है तो इथाइल अमीन बनती है। इथाइल अमीन फर्दर जो है वो क्या करता है उसको जरा समझें। एल्काइल हैलाइड जो है अगर वो एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर इस स्टेप पर, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जो प्रोडक्ट बनाया ना अगर उसे मजीद इथाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा या आयोडाइड मिल जाएगा व्हाट्सएवर, तो फिर यहाँ पर एक और बारी सेकेंड टाइम जो है फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ये ब्रोमीन या आयोडीन ये लीविंग ग्रुप बनकर निकल जाएंगे और उनकी जगह ये वाला अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इथाइल अमीन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बनकर फिर से ऐड हो जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा C2H5N, ये हो जाएगा 2 C2H5 2NH। आप गौर करें जरा कि C2H5 जो इथाइल है, डाई इथाइल है, उसके अंदर ये जो इथाइल अमीन था ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने इस जो कंपाउंड है एल्काइल हैलाइड का उससे रिएक्ट कर लिया है। पहले स्टेप में क्या हुआ था, इधर से हाइड्रोजन गई थी, इधर से हेलोजन गया था। सही है जी, एक हाइड्रोजन कम हो गई। दूसरे स्टेप में देखें फिर से एक हाइड्रोजन हेलोजन को ले गई, एक हाइड्रोजन और कम हो गया। अभी भी यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। जब तक हाइड्रोजन मौजूद रहेगी ये वाली स्पीशी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा। जब तक हाइड्रोजन मौजूद है
नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यानी कि नाइट्रोजन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। नाइट्रोजन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल था, उसने अटैक किया, लीविंग ग्रुप निकल गया हाइड्रोजन को लेकर। अभी भी लोन पेयर था, उसने फिर अटैक किया और हैलोजन निकल गया हाइड्रोजन को लेकर। अभी भी न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, अभी भी नेगेटिव लोन पेयर मौजूद है, तो एक और बारी रिएक्शन जो है वो हो सकता है। अब की बारी तीसरी बारी रिएक्शन, अगेन इथाइल ब्रोमाइड जो है वो अगर हमारे पास ब्रोमाइड या आयोडाइड मौजूद होगा तो फिर से रिएक्शन हो जाएगा। ये लें जनाब, फिर से रिएक्शन हो जाएगा। और अब की बारी जो रिएक्शन हो रहा है उसमें अगेन जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन के साथ मिलकर चली जाएगी और होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बनेगा C2H5 होल थ्राइस N। सही है जी, ट्राई इथाइलामीन। इन सब के नाम भी जो है ना वो देखते जाएं आप। ये जो पहला वाला प्रोडक्ट है ना, इसे कहते हैं इथाइलामीन, ये एक प्राइमरी अमाइन है। दूसरा प्रोडक्ट है ये है डाइथाइलामीन, ये एक सेकेंडरी अमाइन है। तीसरा प्रोडक्ट है ट्राइथाइलामाइन, ये एक टर्शरी अमाइन है। लेकिन अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है और वो एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है अगर उसे इथाइल ब्रोमाइड मिल जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ इथाइल ब्रोमाइड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर इथाइल ब्रोमाइड मिल गया तो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो फर्दर आगे चल सकता है। रिएक्शन फर्दर आगे चलेगा और जब ये रिएक्शन आगे चलेगा तो अब नाइट्रोजन के पास देने के लिए हाइड्रोजन नहीं है। इससे पहले क्या था, इससे पहले देखें हाइड्रोजन मौजूद था, हर बारी वो एक हाइड्रोजन देता जाता था और नाइट्रोजन का लोन पेयर बाकी रहता था। लेकिन अब उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अब की बारी जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के जरिए अटैक करेगा तो वो इथाइल से बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन उसका पिछला बॉन्ड कोई बाकी नहीं है टूटने के लिए। तो अब की बारी जो प्रोडक्ट होगा वो होगा C2H5 4N पॉजिटिव। इसे कहते हैं क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम आयन। इस सारे रिएक्शन की समरी ये है कि जब आप एल्काइल हैलाइड को अमोनिया से मिलाते हैं तो अगर एल्काइल हैलाइड ज्यादा होगा तो वो दूसरी बारी, तीसरी बारी, चौथी बारी रिएक्शन करता जाएगा और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम आयन मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास अमोनिया ज्यादा होगी तो वो सारी की सारी ज्यादा होने की वजह से सिर्फ यहां तक रिएक्शन को आने देगी, फर्दर रिएक्शन को आगे नहीं जाने देगी। इस बात को मैं समराइज कर ऐसे लिख सकता हूं कि अगर अमोनिया एक्सेस में होगी, अमोनिया ज्यादा होगी तो आपको मिलेगा प्राइमरी एल्काइल अमीन प्रोडक्ट। और अगर आपके पास जो एल्काइल हैलाइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिर आपको मिल सकते हैं सेकेंडरी या टर्शरी या क्वाटरनरी इथाइल अमाइंस या इथाइल अमोनियम आइंस। ये बात आपने याद रखनी है जी। तो फिलहाल क्योंकि हमारे पास रिएक्शन में एक्सेस ऑफ अमोनिया है, तो जब अमोनिया एक्सेस में होती है तो प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट होता है अल्फा ऑप्शन। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड लीविंग ग्रुप। तो हमने कहा है OH नेगेटिव, OR नेगेटिव और R नेगेटिव, ये पुअर लीविंग ग्रुप है। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारे पास है Cl नेगेटिव। तो डेल्टा ऑप्शन जो है ये एक पुअर लीविंग, जो गुड लीविंग ग्रुप है। OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, R नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये सब के सब चारों याद रख लें कि ये ना अच्छे लीविंग ग्रुप नहीं है, तो उनकी फहरिस्त आपके पास तैयार होनी चाहिए। OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, R नेगेटिव और NH2 नेगेटिव। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन, अ न्यूक्लियोफाइल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना जी, न्यूक्लियोफाइल की एक ही पहचान है और वो है लोन पेयर। देखें जी, हाईलाइट करके मैंने लिख दिया यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल की पहचान है लोन पेयर। उस पर नेगेटिव चार्ज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन लोन पेयर हो ये मस्ट है। तो चार्ली ऑप्शन सही हो गया, लोन पेयर। आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ
methyl chloride and ethyl chloride is treated with sodium metal in the presence of ether, which product is expected to form। तो बड़ा ही जो है ना वो रिलेटेबल क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने अल्कोहल्स के लिए पढ़ा था। अगर आप अल्कोहल्स का मिक्सचर इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रोडक्ट भी मिक्सचर मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एल्काइल हैलाइड का मिक्सचर इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रोडक्ट जो है वो मिक्सचर मिल सकता है। लेकिन इसको साबित करने के लिए मैं यहाँ पर मिसाल ले लेता हूँ जो हमें सवाल में दी गई है। मेरा रिएक्टेंट है मीथाइल क्लोराइड और दूसरा रिएक्टेंट है इथाइल क्लोराइड और मैं इसे मिला रहा हूँ सोडियम मेटल से। अच्छा, सोडियम मेटल के पास अब ऑप्शंस हैं कि या तो वो दोनों ही मीथाइल से रिएक्ट कर जाए, अगर सोडियम दोनों मिथाइल क्लोराइड से मालिक्यूल से एक्सीडेंटली रिएक्शन कर जाती है तो मेरा प्रोडक्ट होगा CH3 यानी कि ईथेन। अगर सोडियम दोनों इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर जाती है तो मेरा प्रोडक्ट होगा इथाइल और इथाइल यानी कि ब्यूटेन हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट। तीसरा हालात ये हो सकते हैं कि सोडियम एक इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करे, एक मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करे। इन दैट केस मेरा प्रोडक्ट होगा प्रोपेन। तो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? ईथेन बन सकता है, प्रोपेन बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज डेल्टा ऑप्शन। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 17। 1 ब्रोमो ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH को मैंने 1 ब्रोमो ब्यूटेन से मिलाया है। 1 ब्रोमो ब्यूटेन बना लेनी चाहिए CH3 CH2 CH2 CH2Br 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इसको मैंने मिला दिया है अल्कोहलिक KOH से। अल्कोहलिक KOH क्या काम करवाता है? एलिमिनेशन का। कौन सी एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के अंदर यहाँ से जाएगा हैलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, तो दरमियान में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो आप कह सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2 जिसे कहते हैं 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन बन जाएगा, हैलोजन और हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे, 1 ब्यूटीन बन जाएगा। ऑप्शन बन रहा है बीटा ऑप्शन 1 ब्यूटीन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अल्काइल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल पहला ही रिएक्शन है जी, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो बीटा ऑप्शन हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। 19 देखते हैं। इन एलिमिनेशन बाई मालिकुलर रिएक्शंस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एलिमिनेशन का फुल फॉर्म है बीटा एलिमिनेशन। तो फिर बीटा एलिमिनेशन उसे इसलिए कहते हैं कि अल्फा कार्बन से हैलोजन जाता है और बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उससे रिएक्शन होता है, तो आप कह देंगे कि यहाँ पर अटैक होता है चार्ली ऑप्शन बीटा हाइड्रोजन पर। 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर SN2 रिएक्शन हाईएस्ट रिएक्टिविटी इज शोन बाय। ये पक्का हो गया है, हमें पक्का पता है इस बारे में कि जो अल्काइल आयोडाइड्स है ना जी, इनकी रिएक्टिविटी अल्काइल ब्रोमाइड से भी ज़्यादा है, अल्काइल क्लोराइड से भी ज़्यादा है और अल्काइल फ्लोराइड से भी ज़्यादा है। सही है जी, तो ये आपको पता ही है वैसे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड के हवाले से। तो सही आंसर हो गया चार्ली ऑप्शन अल्काइल आयोडाइड। 21st क्वेश्चन देखते हैं। 2 ब्यूटानॉल ऑन रिएक्शन विद HCl एंड ZnCl2 गिव्स अल्काइल हैलाइड ऑयली लेयर, अल्काइल हैलाइड दैट फॉर्म्स ऑयली लेयर। सही है जनाब। तो 2 ब्यूटानॉल जो है वो 2 से जाहिर हो रहा है, 2 ब्यूटानॉल से, कि वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है। याद रहे कि 2 ब्यूटानॉल जो है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल्स जो होती हैं वो बनाती हैं ऑयली लेयर इन 5 to 10 मिनट्स। तो सेकेंडरी जो अल्कोहल्स हैं वो 5 से 10 मिनट में ऑयली लेयर बनाती हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बीटा 5 to 10 मिनट्स। 22nd आ गया। विच इज मोर स्टेबल? टर्शरी कार्बोकैटाइंस आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पर जो डेल्टा ऑप्शन है वो टर्शरी कार्बोकैटाइन है। जितना कैटाइन जो है वो टर्शरी होगा उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। 23rd MCQ देखते हैं जी। विच इनऑर्गेनिक रिएजेंट में बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड मेथनॉल।
फिनोल और मेथानॉल में फ़र्क करना है तो कौन सा रिएजेंट आप इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले मैं डेल्टा ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। सोडियम आप जानते हैं कि रिएक्टिव है, वो अल्कोहल से भी रिएक्शन करती है और वो फिनोल से भी रिएक्शन करती है। तो अगर वो दोनों से रिएक्शन करती है, आप दोनों में फ़र्क नहीं कर सकते। बीटा ऑप्शन की तरफ जाते हैं, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ही वीक है, ना ये फिनोल से रिएक्ट करता है ना अल्कोहल से रिएक्ट करता है, तो दोनों में फ़र्क नहीं किया जा सकता। आगे चलें तो हमारे पास है अल्फा ऑप्शन, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन। ये इस्तेमाल होता है आइडोफॉर्म टेस्ट देने में। आइडोफॉर्म टेस्ट हालांकि कॉन्सेप्ट जो है वो हमने आगे देखना है, लेकिन जनरल परसेप्शन के हवाले से आपको बता दूं कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट है ना, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन वाला, ये हम इस पर डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन ये जो मेथानॉल है CH3OH और जो फिनोल है C6H5OH, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते, जबकि जो एथानॉल है C2H5OH वो आइडोफॉर्म टेस्ट देती है। मजीद इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल बताने का मकसद ये कि मेथानॉल और फिनोल दोनों ही ये टेस्ट नहीं देते, तो दोनों में फ़र्क नहीं किया जा सकता। अब बच गया चार्ली ऑप्शन, डेफिनेटली वही बचा है तो वो सही आंसर होगा, लेकिन वो कैसे है इस पर बात कर रहे हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड हम अगले यूनिट में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तैयारी पढ़ेंगे तो भी इस बात को हम इस्तेमाल करेंगे। अल्कोहल से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तैयारी, वहां पर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ये किस तरह काम करते हैं देखें ज़रा। अगर आपके पास एक अल्कोहल है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली अल्कोहल CH3OH, और आप इसे मिलाते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड से। पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ये जो मिक्सचर है ना, इसका कलर होता है ऑरेंज। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके कार्बन से एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन चला जाएगा। दोनों हाइड्रोजन का जाना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। दोनों हाइड्रोजन के जाने से कार्बन का एक बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटेगा और इसके नतीजे में आपस में दोनों का बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये एक एल्डिहाइड है। सही है जनाब। इस प्रोसेस के दौरान अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है और जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो रिड्यूस हो जाता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट क्रोमियम +6 में है यहाँ पर, और प्रोडक्ट में क्रोमियम चली जाती है +3 में, जिसका कलर होता है ग्रीन। अच्छा, पहले क्या कलर था क्रोमियम +6 का, वो मैंने बताया कि वो कलर था ऑरेंज, अब हो गया ग्रीन। तो अल्कोहल से ये मेथानॉल से रिएक्शन हुआ और ऑरेंज कलर जो है वो ग्रीन कलर में तब्दील हो गया। रिएक्शन की सीक्वेंस क्या है कि कार्बन से एक हाइड्रोजन जाना चाहिए, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जाना चाहिए। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और OH से H जाएगा, दोनों तरफ से H जाएंगे। अब अगर मैं फिनोल ड्रा करूं, देखें जरा, फिनोल को ड्रा करता हूं, बड़ी टेक्निकल बात यहां पर आ गई। OH और ये कार्बन है और उसके साथ आगे फिनोल बना लेते हैं। ये लें जनाब, ये मैंने फिनोल बना ली। तो काफ़ी हद तक ना सिमिलर बनाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आइडिया आपको क्लियर हो जाए। सही है जनाब। तो ये आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। लें जनाब, ये फिनोल है। अब फिनोल में देखें कि हमने करवानी क्या है, ऑक्सीडेशन। सेम हालात हैं, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जाएगा और अगर ऑक्सीडेशन होनी है तो फिर जो अल्फा कार्बन है उससे भी हाइड्रोजन जाना चाहिए। अब जो अल्फा कार्बन है उसके बॉन्ड काउंट करें, कार्बन कार्बन बॉन्ड 1, कार्बन कार्बन बॉन्ड 2, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 3 और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 4। कार्बन के तो चारों बॉन्ड बन गए, कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए, लेकिन कार्बन के चारों बॉन्ड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि ऑक्सीडेशन के लिए कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए फिनोल की फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। और जब फिनोल की ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो फिर फिनोल जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर को ग्रीन कलर में तब्दील नहीं कर सकेगी, जो कि मेथानॉल कर रही थी।
इस तरह फिनोल और मेथानोल में इस टेस्ट से फर्क हो सकता है, यानी कि चार्ली ऑप्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड से। आइडिया अभी देख लें, इसकी बहुत सारी डिटेल अगले यूनिट में है और उसे हमने प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तौर पर यहाँ पर उस सवाल को डिस्कस कर लिया। आपको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड एफएससी के अकॉर्डिंग इस बात का पता था। 24th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन अल्कोहल्स इट इज द डैश बॉन्ड दैट ब्रेक्स। मशहूर व मारूफ लाइन है, तो इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो आपको परेशान कर रही हो। व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स इट इज द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड दैट ब्रेक्स। इसे तो आपने ना बिल्कुल ऐसे जैसे आपको अपना नाम पता है ना, उस तरह पता होना चाहिए कि अल्कोहल में व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स इट इज द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड दैट ब्रेक्स एंड व्हेन एन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इट इज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दैट ब्रेक्स। ये ना लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये पक्का आपको पता होना चाहिए। तो अल्फा ऑप्शन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर सही हो जाएगा। 25th क्वेश्चन देख लें। फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम बेंजीन एज इट फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद। आप जानते हैं कि फिनोल जो है अगर आप उसे रिएक्शन करवा लें, फिनोल को अगर आप रिएक्शन करवा लें ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके ये बनाती है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ये वाले व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के, जबकि बेंजीन जो है वो ब्रोमीन के साथ आम हालात में रिएक्शन नहीं करती। अगर सनलाइट होगी तो ब्रोमीन से रिएक्शन होगा, या कैटलिस्ट होगा तो ब्रोमीन से रिएक्शन होगा। दोनों हालात हम जिक्र कर चुके हैं आपसे हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के अंदर। आपके माइंड में है कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है फिनोल वो बनाती है, बेंजीन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी आम हालात में। अगर वो सनलाइट है तो फिर रिएक्शन हो सकता है डेफिनेटली, जबकि जो नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हाइड्रोजिनेशन है, वो फिनोल भी देती है, बेंजीन भी देती है। व्हाइट प्रेसिपिटेट सवाल में स्पेशली मेंशन किया गया कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाकर फर्क कैसे होगा, तो फिनोल जो है वो ये रिएक्शन देती है। कौन से वाला जी? ब्रोमिनेशन। जबकि बेंजीन आम हालात में, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं की गई कि सनलाइट है या नहीं है, तो जब नहीं है तो हम मानेंगे कि आम हालात में अगर आप सिंपल ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो फिर फिनोल रिएक्शन करती है, ब्रोमीन जो बेंजीन है वो रिएक्शन नहीं करती। 26 क्वेश्चन। नंबर ऑफ पोलर बॉन्ड्स इन अल्कोहल्स। अल्कोहल हमारे पास कोई मौजूद है जी, ये रही एक अल्कोहल। तो अल्कोहल में 2 पोलर बॉन्ड होते हैं जी, एक तो ये हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी पोलर होता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है, और 2 बॉन्ड यहाँ पर टोटल ओवरऑल 2 बॉन्ड पोलर हो गए। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया बीटा 2। 27th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ THO2 देन। इथाइल अल्कोहल को आपने मिलाया है अमोनिया से। अमोनिया क्या है, अमोनिया के बारे में बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फाइनल किया कि जो अमोनिया है ना, इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यानी कि अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है। और व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, अभी हमने फाइनल किया कि व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इट इज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दैट ब्रेक्स। तो फिर यहां पर सही आंसर हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रोकन। 28th क्वेश्चन देखते हैं। मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल गिव ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के बारे में आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं वो 5 से 10 मिनट बाद ल्यूकास टेस्ट देते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूं कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल वो ऑन हीटिंग जो है वो ल्यूकास टेस्ट देते हैं, वो ल्यूकास टेस्ट देते हैं गर्म करने पर। तो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स हैं तो वो ल्यूकास टेस्ट देंगी, ऑयली लेयर बनाएंगी HCl और ZnCl2 के साथ ओनली अपॉन हीटिंग। 29th क्वेश्चन देख लें। विच अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव विद पोटेशियम मेटल। पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्शन है, पोटेशियम मेटल के साथ जो रिएक्शन हो रहा है उसका प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कोहल है और अल्कोहल को आप मिला रहे हैं पोटेशियम से, सोडियम वाला रिएक्शन किताब में है, तो डेफिनेटली ये एक सिमिलर रिएक्शन होने वाला है। यहां से प्रोडक्ट बनेगा ROK। सही है जी, ये बन जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेगा ना जी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेगा तो फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है कि मिथाइल अल्कोहल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जो है
वो टर्शरी से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ये जो ऑर्डर है ये आपने किताब हमने जो ना सिलेबस में भी पढ़ा है और हमने लास्ट टाइम लेक्चर में डिस्कस भी किया था। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स, तो मीथाइल अल्कोहल डेल्टा ऑप्शन ज़्यादा रिएक्टिव होती है। 30th क्वेश्चन देखें, फिनोल डज नॉट रिएक्ट विद पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हम बेस बना रहे हैं अगले लेक्चर के लिए भी कि फिनोल जो है वो पोटाशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन क्यों नहीं करती। मैंने बता दिया कि पोटाशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करने के लिए जो अल्फा कार्बन है ना उसके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए, जैसा कि मेथानॉल में है, जबकि यहाँ पर बीटा ऑप्शन चार्ली ऑप्शन इट लैक्स अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए फिनोल जो है वो ये रिएक्शन नहीं देती। 31st क्वेश्चन, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। मैंने ये बात आपसे कही थी, जिक्र हो चुका है हमारा किताब के अंदर कि जो एसिड्स होते हैं ना जी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के हवाले से ये ट्रेंड मैंने आपसे जिक्र किया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, फिर एल्कोक्साइड्स की, फिर वाटर से बनने वाला हाइड्रोक्साइड और फिर अल्कोहल से बनने वाला एल्कोक्साइड। फिनॉक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्साइड और सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है जो एसिड से बनने वाली कॉन्जुगेट बेस है ना जी, एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाली कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उससे बनने वाली जो कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, चार्ली ऑप्शन। जितनी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा होती है उतना ही एसिड की एसिडिटी ज़्यादा होती है, ये ट्रेंड आपसे बात हुई है। 32nd क्वेश्चन देखें, व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एथेनॉल से जो प्रोडक्ट बनता है जब उसकी डिहाइड्रेशन करवाई जाए तो वो बनता है सिमेट्रिकल ईथर डाई मिथाइल ईथर। टेम्परेचर यहाँ पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा चार्ली ऑप्शन जी, डाई मिथाइल ईथर। 33rd क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव। जिस बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। आप जानते हैं नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, मेटा डायरेक्टर है। बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, जबकि जो फिनोल है उसमें जो OH लगा हुआ है इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी कि फिनोल जो है बीटा ऑप्शन शुड बी मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन और बेंजोइक एसिड तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, वो लेस रिएक्टिव होंगे। 34 आ गया, इफ ए न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इट इज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दैट ब्रेक्स, ये मैंने याद करा दिया, बीटा ऑप्शन हो गया जी। 35 फिनोल रिएक्ट्स विद फॉर्मेल्डिहाइड टू फॉर्म। तो फिनोल जब फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जी, और वो प्रोडक्ट होते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल या मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और बाद में वो फर्दर रिएक्ट करके बना देते हैं बेकेलाइड जो कि एक पॉलीमर होता है। सही है जी बात। तो ये बेकेलाइड बनता है, यहाँ पर हमारी डिस्कशन आप जो लेक्चर की है उसको देख सकते हैं। डेल्टा ऑप्शन हो जाएगा। 36 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। मैंने ये बताया कि एसिड्स फॉर एग्जांपल यहाँ से ही देख लें, सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस किसकी है, अल्कोहल की, तो सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, वो भी अल्कोहल ही होगा, जिसकी कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल नहीं है। सही है जी, सबसे लेस स्टेबल अल्कोहल की कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए सबसे वीक एसिड जो है वो भी अल्कोहल ही है। सबसे नंबर 1 सबसे अच्छा एसिड कौन सा होता है, इसका एक ट्रेंड भी मैं बता दूं, सबसे अच्छा एसिड जो है वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे नंबर पर अच्छे एसिड होती हैं फिनोल, तीसरे नंबर पर अच्छा एसिड होता है वाटर, और चौथे पर अच्छे एसिड होते हैं अल्कोहल। तो यहाँ पे सबसे वीक एसिड जो है वो है बीटा एथानोल। आगे चलते हैं 37, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आप जानते हैं कि फिनोल इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज फिनोल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी, 182 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा ऑप्शन फिनोल हो गया। बाकी तीन की हमें कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं कि अल्कोहल जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती हैं और फिनोल जो है वो सॉलिड होती है। 38th क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद एसिटिक एसिड विद रिस्पेक्ट टू एथेनॉल इज। ये सवाल पर जरा गौर करते हैं। एथेनॉल जो है ये हम बनाते हैं और देखते हैं कि इसका रिएक्शन एसिटिक एसिड से कैसे हो रहा है। एथेनॉल को जब आप मिलाते हैं HOOCCH3 यानी कि एसिटिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ
मिनरल एसिड H पॉजिटिव। तो जो प्रोडक्ट होता है ना जी, वो प्रोडक्ट होता है देखें जरा प्रोडक्ट क्या है, यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, यहां से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, यानी कि OH आता है एसिड से और H आता है अल्कोहल से। तो मैं ये कर रहा हूं कि जो अल्कोहल से हिस्सा आया है उसे मैं एक कलर से लिख लेता हूं, और जो एसिड से हिस्सा आया है उसे मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूं, OCCH3। तो ये बना है इथाइल एसीटेट, CH3COOC2H5 या ऐसे भी लिख सकते हैं इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट के अंदर जो यहाँ पर बॉन्ड टूटा है अल्कोहल का, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है। और मैंने आपको क्या याद कराया, व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स इट इज द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड दैट ब्रेक्स, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के लिए कौन अटैक करेगा, वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैक करेगा जी इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है, जो कि बन रहा है चार्ली ऑप्शन 38 में। 39 देख लें, विच ऑफ दीज इज नॉट पॉसिबल। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल की हम मिसालें देख चुके हैं, जबकि हमने क्लास में ये कहा था कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, क्वाटरनरी अल्कोहल तब होगी जब एक जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ वाला कार्बन आगे 4 कार्बन से जुड़ जाए। लेकिन अगर वो आगे 4 कार्बन से जुड़ेगा तो 4 से तो वो जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है। अगर वो अल्कोहल के साथ जुड़ा है तो फर्दर वो 4 के साथ नहीं जुड़ सकता, वो सिर्फ मैक्सिमम 3 के साथ जुड़ सकता है, वरना फिर वैलेंसी जो है वो ओवर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन क्वाटरनरी अल्कोहल है वो पॉसिबल नहीं है। 40th क्वेश्चन देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास अल्कोहल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल जो हैं वो एल्केन्स के डेरिवेटिव होते हैं, जैसा कि हमने आपसे पूछा भी था। तो अल्कोहल्स जो होते हैं ना, अगर उनमें एलिफेटिक कार्बन के साथ OH लगा है तो वो अल्कोहल होंगे। फॉर एग्जांपल आप अल्फा ऑप्शन में देखें, HO CH2 CH OH CH2OH, यहाँ पर एलिफेटिक कार्बन के साथ OH लगे हुए हैं। बीटा में भी एलिफेटिक के साथ लगे हुए हैं। चार्ली देख लें, चार्ली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन था। ये है बेंजीन, बेंजीन के साथ लगा हुआ है CH2, CH2 के साथ लगा है OH। तो OH जिस कार्बन के साथ लगा है वो एलिफेटिक कार्बन है, वो बेंजीन का हिस्सा नहीं है, डायरेक्ट बेंजीन के साथ लगा हुआ है। तो ये बेंजाइल अल्कोहल है। और बेंजाइल अल्कोहल के बारे में 2 बातें याद रख लें। एक तो ये कि बेंजाइल अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, वो आगे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस मुनासबत से ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। और दूसरी बात है कि ये एक अल्कोहल ही है, क्योंकि जो OH है वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। इसके मुकाबले में जो डेल्टा ऑप्शन है, जो कि हमारा राइट आंसर बन रहा है, उसको देखें तो उसमें बेंजीन के साथ एक तरफ OH लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा हुआ है। सही है जनाब। तो ये एक फिनोल है, ये अल्कोहल नहीं है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो OH है वो एलिफेटिक कार्बन के साथ लगा होता है, जबकि फिनोल में OH बेंजीन के साथ लगा होता है। तो कौन इनमें से अल्कोहल नहीं है, डेल्टा ऑप्शन CH3 C6H4OH। बाकी सब के सब जो हैं वो अल्कोहल्स हैं। 41 देख लें, विच अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिटिक एसिड। अभी मैंने कहा कि अल्कोहल्स जो हैं जब वो एसिटिक एसिड से मिलती हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि अल्कोहल्स का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। और जब अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो जो प्राइमरी अल्कोहल हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल है, वो कम रिएक्टिव है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, वो कम रिएक्टिव है। इसके मुकाबले में जो एन प्रोपाइल अल्कोहल है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है, और जो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी क्योंकि वो प्राइमरी अल्कोहल है। बीटा और डेल्टा सेकेंडरी हैं, कम रिएक्टिव, और जो अल्फा है वो टर्शरी अल्कोहल है, वो भी लेस रिएक्टिव। ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी अल्कोहल, विच इज चार्ली ऑप्शन एन प्रोपाइल अल्कोहल। 42nd देख लेते हैं, दी अल्फा कार्बन इन एथानॉल इज फर्दर अटैच्ड विद द नंबर ऑफ कार्बन्स। एथानॉल, बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है। एथानॉल में प्राइमरी कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, जो अल्फा कार्बन है। ये एथानॉल है जी, CH3 CH2OH, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है।
तो ये तो आप डेल्टा ऑप्शन जो है फ़ौरन से टिक कर दिया होगा आपने। 43rd आ गया, बेंजाइल अल्कोहल इज़, मैंने ये पहले ही लिख लिया। बेंजाइल अल्कोहल में अल्फा कार्बन जो है वो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, बीटा ऑप्शन। 44 देख लें, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये ऑर्डर है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर टूटेगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल्स ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल्स। कहाँ पर ऑप्शन है जी? ये हमारे पास चार्ली में ऑप्शन मौजूद है। 45 देख लेते हैं, विच वन इज मोस्ट एसिडिक, एसिडिक कौन ज्यादा है? मैंने लिखा हुआ है कि अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है वाटर और उससे ज्यादा फिनोल। यहाँ पर अल्फा ऑप्शन को देख लें, बीटा को देख लें, डेल्टा को देख लें, तीनों अल्कोहल्स हैं वो कम एसिडिक होंगी, जबकि चार्ली ऑप्शन फिनोल ज्यादा एसिडिक होगा। सही ऑप्शन है चार्ली, फिनोल। 46 देख लें, विच रिएक्शन कन्वर्ट्स अल्कोहल्स इनटू एल्केन्स, ये रिएक्शन जरा देखें। अल्कोहल जो है ये अल्कोहल है ROH, अगर मैं इसे मिला देता हूँ R-MgBr से, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है अल्कोहल का, एंड द प्रोडक्ट इज R- फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड H फ्रॉम एल्केन, यानी कि यहाँ पर एल्केन बनती है। सही है जनाब, एल्केन बनेगी कब? जब आप अल्कोहल्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलाएंगे, बीटा ऑप्शन। 47 देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी अल्कोहल। बहुत पहले अभी थोड़ा जो स्टार्ट था हमारा, तब हमने ये वाली एक अल्कोहल लिखी थी और इसकी हमने की थी डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, और उसका नाम था 2-ब्यूटानोल। ये आप देख लें 2-ब्यूटानोल जी सेकेंडरी अल्कोहल है। मैं फर्दर बता दूं कि ब्यूटेन, डेल्टा ऑप्शन जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, अल्फा ऑप्शन प्राइमरी अल्कोहल है, चार्ली ऑप्शन जो है वो टर्शरी अल्कोहल है, जबकि बीटा जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। 48 देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो ये ऑर्डर होगा, और इस ऑर्डर के हिसाब से जो सबसे छोटी अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, यानी कि बीटा ऑप्शन मेथानोल। 49 देख लें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जो है ना जी, उसमें टूटता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स बनने के लिए, मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं CH3 मैकेनिज्म आपको समझाने के लिए, CH2OH, ये रिएक्शन करता है H पॉजिटिव से, और इस रिएक्शन के नतीजे में यहां पर बनता है CH3 CH2OH2 पॉजिटिव। सही है जी, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये इस हाइड्रोजन पर अटैक कर देता है, ये चीज बन जाती है। और इस चीज से अगले स्टेप में, बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यहां पर बन जाता है CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटाइन, और वो कार्बोकैटाइन जो है वो फिर आगे रिएक्शन करता है दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल से। डेल्टा ऑप्शन कार्बोकैटाइन यहाँ पर सही आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल और फिनोल सोडियम से दोनों रिएक्ट करते हैं, बीटा ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन लिटमस पेपर से दोनों रिएक्ट नहीं करते। डेल्टा ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट से दोनों रिएक्ट नहीं करते। अलबत्ता एक्वस ब्रोमीन के साथ फिनोल जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाती है। अल्कोहल्स और फिनोल्स के डिफरेंस में हमने पढ़ा है, जबकि अल्कोहल्स जो हैं वो ये रिएक्शन नहीं करती। तो होपफुली यहाँ पर आंसर हो जाएगा अल्फा ऑप्शन एक्वस ब्रोमीन। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। होपफुली एक आसान से चैप्टर में आपने सारे ही सवाल सही किए होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।